मेगा रिवीजन प्रोग्राम में क्लास 11th मैथ का पेपर देखेंगे। सबसे पहले आप सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या दिया गया है देखो, मैं लिख रहा हूँ। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज लेस आर इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। सबसे पहले आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना। तो x इज लेस आर इक्वल टू 5, तो नेचुरल नंबर लिखना है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, 4, 5। ठीक, ये सेट ए बन गया। ठीक, अब सेट बी लिखेंगे आप। सेट बी में दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस आर इक्वल टू 10। तो अब सीधे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं 1, 2, 3 लेस आर इक्वल टू 10 बोला है। ठीक है, तो कहाँ तक लिखेंगे आप? ऐसे ही आप 10 तक लिखेंगे तो 4 को भी लिख देते हैं, 5 को भी लिख देते हैं, 6 को भी लिख देते हैं। ऐसे आप 10 तक लिखेंगे। ओके, अब सेट सी लिखना आप। सेट सी दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर दैन 2, और 2 से ग्रेटर लिखना है तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, लेस देन 6 तक लिखना है बस। तो 2, 3 नहीं 3, 4, 5 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये सेट ए, सेट बी, सेट सी आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आप बी इंटरसेक्शन सी पता कीजिए। तो बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान दो सी के सभी एलिमेंट बी में हैं। यहाँ देखो 3, 4, 5 है, तो 3, 4, 5 सेट बी में है। कहने मतलब जो सी है वह सबसेट है। ठीक है, तो ये यही बात यहाँ पर लिखी गई है। देखो आप, सेट ए हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ए हो गया सेट रोस्टर फॉर्म में, सेट बी रोस्टर फॉर्म में, सेट सी रोस्टर फॉर्म में, और सी के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं। तो ये हो गया सेट सी सबसेट बी। ओके, सी के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो बनेगा वो सेट सी बनेगा। तो कहने का मतलब बेटा जी, हमारा क्वेश्चन जो है ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी है। तो सी इंटरसेक्शन बी आपका क्या बन गया? सी इंटरसेक्शन बी आपका सी बन गया। अब आप ए माइनस सी पता करें। तो ए माइनस सी, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से आप वही एलिमेंट लिखेंगे जो केवल ए में होगा, जो सी में होगा उसे नहीं लिखेंगे। इसमें सी में कौन कौन सा है? 3 है, 4 है, 5 है। इसको आप यहाँ से नहीं लिखेंगे, तो आप 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। तो देखो 1, 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन सही बता रहा है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले आपने क्या फाइंड किया? पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया। तो बी इंटरसेक्शन सी आपका सी बन गया। ठीक, ए माइनस आपको फाइंड करना था बी इंटरसेक्शन सी, तो ये इज इक्वल टू हो गया ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सी बन गया तो ए माइनस सी। अब ए माइनस सी कैसे आपने निकाला? एक एलिमेंट से सी के एलिमेंट को आपने नहीं रखा, तो आपका 1, 2 आया। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो आपको द वैल्यू ऑफ 1 माइनस, ये लिखा गया है बेटा जी 1 माइनस tan स्क्वायर 15, ठीक, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 15, ये लिखा गया है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे उसको सुनो। सबसे पहले आप
एक आइडेंटिटी याद करो जो आपको याद आ जाएगा। ये आइडेंटिटी आपको याद आना चाहिए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है cos 2a के। ठीक है, cos 2a ये होता है। ओके, ध्यान देना है आप, क्वेश्चन में ए के पोजीशन पर 15 है, तो जहाँ पर भी आप ए है वहाँ तुम 15 लिख दो। ठीक है, जहाँ पर ए है वहाँ 15 लिख दो, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये है किसके इक्वल, ये इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब इसका ये चाहिए आपको, तो आप ये पता कर लो। ये पता करना आसान है, कैसे? 2 × 15 बन जाएगा 30 डिग्री। तो cos 30 का आंसर √3/2 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आपका लिखा गया cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब 3rd क्वेश्चन में आपको 16 टर्म फाइंड करना है, जिसमें पावर जो है वो 17 है। तो 16 टर्म फाइंड करना है, तो इसका मतलब आप लिखोगे पावर जितना है उस पहले उसको लिख लोगे 17 और फिर लिखते हो सी। अब यहाँ पर ये देखो 16 है, तो इससे एक कम यहाँ आता है, तो इससे एक कम कितना लिखेंगे? 15। अब हम पहली क्वांटिटी लिखते हैं। पहली क्वांटिटी हमारी है x की पावर 1/2। इसका पावर बनेगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, इनटू सेकंड क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी आपकी है -y की पावर 1/2। अब इसका पावर बनेगा 15, जो यहाँ लिखा जाता है वो आपका बनता है पावर 15। ओके, अब आप 17C15 की वैल्यू पता करेंगे। तो आप ऐसा करो, आप इसकी वैल्यू ना बताओ, आप बताओ इसकी वैल्यू 17C2 की वैल्यू। ठीक है, 17C2 की वैल्यू क्या आती है बेटा? इसकी वैल्यू आती है 136। तो 136 किस ऑप्शन में है? आपका ए ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो आपका ए और सी सही हो सकता है। अब देखो यहाँ माइनस की पावर 15 है, तो इसके आंसर माइनस भी आएगा, तो इसलिए आपका सी सही है। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो यह क्वेश्चन बेटा जी यहाँ पर भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो इसका PDF भी हमने आपको भेजा है। ये देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखा है और कैलकुलेट किया, तो ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, आंसर ये बन गया, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि इफ़ a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z, ठीक, एंड a b c आर इन GP, तो x y z आर इन HP में होंगे। कैसे होंगे? तो ध्यान देना कि ये चीज़ हमें दी गई है, इसको हम k के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है जैसा आपको बताया, इसे आप k के इक्वल लिख लेंगे। अब यहाँ से आप अगर इसकी बात करें c पावर z इक्वल टू k की, तो यहाँ से c आपका बनता है k की पावर 1/z। और फिर आप अगर इन दो इसको और इसको लेकर बात करें, इसको लेकर बात करें, तो b बनता है k की पावर 1/y। ठीक, और फिर आप इसको और इसको लेकर बात करें, तो आपका a बनता है k की पावर 1/x। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है कि ABC GP में है, तो तुम जानते हो ABC GP में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइज करता है। अब इसमें b की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक, पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ लिख जाएगा, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी।
और ये किसकी कंडीशन है, ये AP की कंडीशन है। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, HP बनता है। तो इस तरीके से ये आपका आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, आपको फाइंड करना है डोमेन ऑफ √x² + 3x - 28। तो ये आपका डिफिनीसन है। सबसे पहले आप इस डिफिनीसन को f(x) इक्वल आप लेट कर लो। ठीक, और फिर ये डिफिनीसन तभी डिफाइंड होती है जब रूट के अंदर है क्या बेटा, रूट के अंदर है एक क्वाड्रेटिक, ये एक नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव मतलब >= 0 होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर देखो लिखा है बेटा, f(x) के इक्वल डिफिनीसन को लेट कर लिया गया। और f(x) आपका डिफाइंड तभी होगा जब रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाए, नॉन निगेटिव। ठीक, अब ये हो गया नॉन निगेटिव। अब सुनो आप आगे, इसका आप फैक्टर कर लोगे, इसका फैक्टर ये बन गया। अब इसके फैक्टर में तुम देखो क्या x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप कहोगे हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर यदि नहीं होता तो इसे हम पॉजिटिव बनाते। अच्छा, अब देखो ज़रा, यह एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर इंटू लीनियर करके 2 लीनियर हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहने का मतलब ये इनइक्वलिटी इस टाइप का है, लीनियर इंटू लीनियर >= 0, इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, पहले लीनियर के रूट्स को नंबर लाइन पर दिखा देते हैं, सेकंड लीनियर के रूट्स को नंबर लाइन पर दिखा देते हैं, और यहाँ पर >= 0 है, इसलिए इसके आगे का सलूशन इधर बनेगा, इसके पीछे का सलूशन इधर बनेगा। अब ये आप इसको ऐसे लिखोगे -∞ to 7, और इसको लिखोगे 4 to ∞। दोनों सेट होते हैं इसलिए इनके बीच में यूनियन आएगा। तो इस इनइक्वलिटी का सलूशन ये बना, x इसी सेट का मेंबर होगा, और जिस सेट का मेंबर होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो इस तरीके से ये पता चल गया इस फंक्शन का डोमेन, यानी इसका डोमेन ये आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट द डिग्री मेजर ऑफ 4 रेडियन -4 रेडियन। ठीक है, -4 रेडियन। तो आप कैसे करोगे बेटा जी इसको, सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखना, 1 रेडियन = 180/π डिग्री। तो -4 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180/π × 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई की वैल्यू डाल देंगे। ठीक, यह बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो प्रॉपर होगा इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर वापस से इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रॉपर को मिनट से आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो फाइनली आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिडिल टर्म पूछा है, पावर 10 है, तो टोटल टर्म बन जाएंगे, टोटल टर्म बनेंगे 11 ऑड है। ऑड के केस में केवल एक ही मिडल आता है, उसको कैसे पता करते हैं, उसको पता करने का फार्मूला है कि पावर जितना है उसमें 2 से डिवाइड करा दो, एक ऐड करो, एक ऐड करोगे 1 ऐड करोगे तो 6th टर्म मिलेगा। ठीक है, 6th टर्म कैसे लिखोगे, आर की वैल्यू यहाँ 5 रखोगे, 6 से 1 कम, फर्स्ट क्वांटिटी की पावर दोनों का डिफरेंस, सेकंड क्वांटिटी की पावर 5,
कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा मिडिल टर्म का। ठीक है, आंसर क्या आया? -252। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में आपसे कहा है द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4। कहने का मतलब आपको A3 4 दे दिया। ठीक, अब आपको फाइंड करना है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। तो कहने का मतलब आपको फाइंड करना है A1 इंटू A2 इंटू A3 मल्टीप्लाई A4 मल्टीप्लाई A5। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बेटा जी A3 गिवन है, इसी A3 से इसका प्रोडक्ट मिलेगा और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेट कर लीजिए और कॉमन रेशियो लेट कीजिए। ठीक है, ऐसा लेट करने से A1 आप A लिख लोगे, A2 AR लिख लोगे, A3 AR स्क्वायर लिखोगे, A4 AR क्यूब लिखोगे, A5 AR की पावर 4 लिखोगे। अच्छा, अब इनका प्रोडक्ट देखो, A कितनी टाइम्स है? A 5 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो A की पावर 5 बन जाएगा। ठीक, R देखो कितने हैं? 1 2 3 4, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है, 3 है, 4 है, पावर सम कर लोगे तो कितना बन जाएगा? 4 3 7 2 9 1 10। तो कहने का मतलब इनका प्रोडक्ट जो है ये बन गया। ओके, अब पावर देखो, ये 5 है, ये 10 है, तो कहने का मतलब 5 को कॉमन होल पावर बना सकते हो। तो कहने का मतलब इसे तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो आपका ये बन गया बेटा जी, AR स्क्वायर बन गया कि पावर 5। अब AR स्क्वायर को तुम A3 लिख सकते हो। क्यों लिखोगे? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें A3 की वैल्यू 4 दी गई है। बस फाइनल आंसर आपका आ गया। इसका प्रोडक्ट देखो, A3 का होल पावर 5 बना, A3 आपका 4 है, तो फाइनल आंसर 4 की पावर 5 बन गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये तो क्वेश्चन हो गया 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 फाइंड द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब ये क्वेश्चन जरा देखो, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले आप 20 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और जिसका वेरिएंस 5 दिया है, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ईच ऑब्जर्वेशन में जैसा बोला है वैसे ही काम करना है आपको। तो लेट x1 x2 x3 कहाँ तक? x20 तक। ये 20 ऑब्जर्वेशन में आपने लेट कर लिया, जिसका मीन x बार है, ये भी आपने लेट किया। इसका वेरिएंस 5 क्वेश्चन में दे दिया। अब यदि आप ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सो न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी 2x1 2x2 2x3। कहने मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो हम करा देंगे बच्चा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब इसका जो मीन होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा और जो वेरिएंस होगा वह 4 टाइम्स हो जाएगा। अब पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 4 टाइम्स, यानी 2 का स्क्वायर। आंसर कितना बना? 20। ये है क्वेश्चन का आंसर। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। अब सिंपल तरीके से इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 11 में आप इनक्वलिटी को, इस इनक्वलिटी को सॉल्व करो, साथ में इसको भी सॉल्व करो, बीच में एंड है, दोनों को कॉमन सॉल्व करोगे। इसका आंसर और इसका आंसर के बीच में इंटरसेक्शन कर लेना, कॉमन सलूशन बनेगा, उसे आप ग्राफ लाइन पर दिखाएंगे। तो इसको यहाँ पर देखो हमने दिखाया है बच्चा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये नंबर लाइन पे दिखा दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इनक्वलिटी का है, ये आपका एग्जाम्पल है। ये इनक्वलिटी दी गई है, फार्मूला दिया गया है, फार्मूला को सी में डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में सेट एक्स है, सेट वाई है, सेट जेड है। ठीक, अब आपको यहाँ पर आपको फाइंड करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक, तो इसलिए पहले आप एक्स माइनस वाई फाइंड करेंगे। ये आपका सेट एक्स है, ये सेट वाई है। तो एक्स माइनस वाई के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सेट एक्स के एलिमेंट लिखे जाएंगे, वाई के एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। अब देखो, ये जो 3 है वाई में प्रेजेंट है, इसलिए आप इसे नहीं लिखेंगे, तो इसका केवल एक ही एलिमेंट आएगा इसके आंसर में। ओके, अब आओ आप इसको फाइंड करते हैं। एक्स माइनस वाई ये आंसर आया, जेड का आंसर ये है। अब इसमें से इसको डिफरेंस करोगे तो आपको इसी का एलिमेंट लिखा जाएगा। अब इसमें एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं लिखोगे, रीज़न क्या है, ये एलिमेंट यहाँ पर है, तो जो एलिमेंट इसमें होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, तो एक ही है तो वो भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसके सेट में कोई एलिमेंट नहीं आया, तो कहने मतलब आंसर 5 आया। ठीक है, ये आपका फार्मूले पर है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। ये देखो क्वेश्चन, इसमें आपको कहा है कि बिटवीन 131 एम नंबर हैव बीन इंसर्टेड इन सच वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। इसके 1 और 31 के बीच में बेटा जी 1 और 31 के बीच में टोटल एम नंबर इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने से ये आपका एपी बनता है। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म बने इसमें, m+2, और जो m+2 टर्म है वो 31 है। ओके, फार्मूला लगाएंगे, डी आपका निकल जाएगा, डी आ जाएगा तो a1 निकल जाएगा, a2 निकल जाएगा। हमें 7th नंबर यानी 8th टर्म और mth टर्म का रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में tan x दिया गया है, बताया गया है कि x आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो x/2 आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो tan x से आपका cos x बन जाता है, cos x से आप आइडेंटिटी लगाकर 2 का स्क्वायर x/2 -1 से cos x/2 बन जाएगा। और फिर यहीं से cos x की हेल्प से 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 लगा लेंगे, तो sin x/2 का आंसर निकल आएगा। और sin x/2 अपन cos x/2 करेंगे, tan x/2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन tan π/8 की वैल्यू पूछी गई है आपसे। tan 2a की आइडेंटिटी लगाएंगे, a के पोजीशन π/8 रखेंगे, यहाँ पर भी π/8 रखेंगे, और ये आपका बन जाता है tan 1, और tan π/8 को हम लोग y बोल देते हैं। और फिर ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। y के 2 वैल्यू आते हैं प्लस माइनस में, y जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है π/8, तो पॉजिटिव आंसर बनता है, तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, निगेटिव को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 15 16 है, एक परमुटेशन कम्बिनेशन का फार्मूला क्वेश्चन है। 7th इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, जनरल टर्म लिखकर x⁻0 बना दो, और 18th टर्म में r-5th टर्म और 2r-1 टर्म के कोफिशिएंट आपस में इक्वल हैं, तो आप r की वैल्यू बता सकते हो। कैसे बताओगे उसको सुन लो। ये आपका जनरल टर्म है, इसमें x की पावर देखो कितना बन रही है, ये x की पावर कितना बनेगी, 18 - 3r। r की वैल्यू यदि आप 6 रखोगे तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट हैं ये आपस में इक्वल हैं,
ठीक है, तो इक्वल कर देंगे तो ये आपस में देखो बराबर हैं, तो आप कैंसिल नहीं करोगे, बता रहे हैं दोनों इक्वल हैं, तो ये इन दोनों का सम जो होता है इसके बराबर आता है। तो ये इस बात को यहाँ लिखोगे आप, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब देखो 3r - 8 34 और 3r = 42, r = 14, तो ये आंसर आ गया। ये मीन का फार्मूला लगाएंगे, मीन डिवीज़न का फार्मूला लगाएंगे, कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप के स्टैटिस्ट के क्वेश्चन हैं, केवल फार्मूले पे बनते हैं बेटा। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में इवेंट की बात किया है। ठीक है, इवेंट ई एंड एफ सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का मतलब होता है बेटा ई डैश, यहाँ फिर और है, और का मतलब यूनियन, नॉट एफ का मतलब एफ डैश। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है कितनी, 0.25। ठीक है, नॉट एफ मतलब एफ डैश। अब इस रिजल्ट को डिमॉर्गन्स लॉ से तुम लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश, तो ये ऐसे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को। फिर आप इसे लिख सकते हो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन, अच्छा ई इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर E1 - ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इस डैश को हटा सकते हो ऐसे। तो इसका आंसर 0.25 है, तो इसका भी आंसर 0.25 आ गया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो बनेगा वो 0.75, 1 को इधर ला देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ये आ जाएगा। इसका आंसर जो आया वो 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ हमारा फाई नहीं है, तो ये ई एंड एफ आर एम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, नॉट, अगर इंटरसेक्शन होता तब बोलते, बट यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे नॉट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 21, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्थमेटिक ज्योमेट्री, इसमें बात किया है a + b/2 am दिया है, √ab gm दिया है, am आपका 8 है, gm 5 है, किसका है, a एंड b हमारे रूट्स हैं। ठीक है, तो रूट्स के मीन हमें दिया है, रूट्स के gm हमें दिया है, तो यहाँ से a + b 16 बन जाएगा, ab 25 बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में रख देंगे, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब ये ग्राफ आप बना लेते हैं, ग्राफ बना लेंगे। ठीक, सेक्शन डी में डोमेन एंड रेंज पूछा है, फंक्शन को डिफिनीशन को एफ को लेट कर लेंगे, फिर से वही कंसेप्ट, रूट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, x² का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, इसके रूट्स को दिखाएंगे, यहाँ लेस आर इक्वल टू 0 है, तो इस बार बीच का सलूशन आएगा, ये डोमेन बन जाएगा। इसी डोमेन की हेल्प से हम रेंज पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और रेंज हमारा 0 to 5 आता है। डिफिनीशन बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात किया है, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। 25 द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 + x⁴n आर इन द रेशियो 1 7 42 फाइंड n। तो बेटा जी आप 3 टर्म के कॉन्जुगेटिव टर्म, rth टर्म, r+1th टर्म, r+2th टर्म कॉन्जुगेटिव, इनके कोफिशिएंट देखोगे, इनके कोफिशिएंट ये बनते हैं। ठीक है, इनका रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग पहले इन दोनों को एक साथ लेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप ये बनाएंगे और फिर इसमें आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, इस फार्मूले में थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है,
इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर लो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए इस तरीके से, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसी फार्मूले का कंसेप्ट, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इसी के कंसेप्ट से ये चीज़ आपकी ये लिखा जाएगी, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और फिर ये है हमारा, इसमें ये फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे इधर, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 7, n की वैल्यू 55। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो, क्या है क्वेश्चन। प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म है, राइट हैंड साइड में 1 टर्म है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ क्लब करोगे आप, ठीक। और साइन, ये देखो एक साथ क्लब करोगे, साइन सी माइनस साइन डी लगा लोगे तो ये बन जाएगा, ठीक। और इस साइन 2s में आइडेंटिटी लगा लोगे, 2 साइन एक्स का एक्स बन जाएगा। इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ये आर्गूमेंट 2x बन जाएगा और ये आर्गूमेंट x बन जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई होकर ये बना, और ये चीज़ 2 साइन एक्स का एक्स है। पहले 3 टर्म था, अब 2 टर्म हो गया, ठीक है। दोनों टर्म में 2 साइन एक्स कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से cos 2x यहाँ बचेगा और इधर से cos x बचेगा। फिर आप इस पर cos c प्लस cos d लगा देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। इसका आर्गूमेंट 3x/2 बन जाएगा, इसका आर्गूमेंट x/2 बन जाएगा। अब फिर तुम देखोगे राइट हैंड साइड आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ देखो आर्गूमेंट 2 थीटा है, यहाँ थीटा है। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा लोगे, 2 साइन थीटा कास थीटा, इसको एज इट इज लिख लोगे। कास थीटा यहाँ भी कॉमन कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 केस बन जाएंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे, एक बार इसको। जब आप इसे 0 के इक्वल करोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और सेकंड केस में जब आप इसे 0 के इक्वल करेंगे तो 2 साइन थीटा आपका -1 बनेगा, साइन थीटा -1/2 बनेगा, ठीक। अब आप सोचो वो कौन सा एंगल है जिसका -1/2 आंसर आता है, तो कहोगे 7π/6। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/6 थ्योरम लगा लोगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n 7π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये है परमुटेशन कम्बिनेशन का मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी हो गया। इन हाउ मैनी वेज कैन गर्ल्स 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। बॉय एक साथ नहीं बैठने चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसके लिए सबसे आप 5 गर्ल को पहले बैठाओगे। कैसे बैठाओगे आप ध्यान दो, 5 गर्ल्स हैं, अलग अलग होंगी सारी गर्ल्स, ये तो निश्चित रूप से है। तो 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, सब मान लो आप। तो 5 ऑब्जेक्ट को अलग अलग हैं तो कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो आप, 5 फैक्टोरियल से, ठीक। तो सपोज कर लीजिए ये G1 बैठ गई यहाँ G2 बैठ गई, यहाँ G3 है गई, यहाँ G4 आ गई और यहाँ G5 आ गई, ठीक। अब इसके बीच में हम बॉय को बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पर इधर बैठा सकते हैं, इधर।
तो बैठाने के कितने वो स्थान हो गए, कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस हैं बैठाने को, ठीक है। हैं कितने बॉयज़, 3, तो 6 पे 3, 6 पे 3 यानी 6p3। तो इसका आंसर हो गया बॉयज़ का, ये गर्ल्स का, दोनों को बैठाना है तो यानी एंड कर लगा लेंगे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से दोनों को आपस में क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यही बात यहाँ पर भी हमने बताया है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 और 6p3 का फार्मूला लगा कर कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिक्स का है। अभी जैसे वेरिएंस वाला फार्मूला बताए थे वही कंसेप्ट है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीज़न का फार्मूला लगाकर आंसर आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 29, इसमें प्रोबेबिलिटी पी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी पी भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी दिया है। तो ये ए यूनियन बी का फार्मूला है, ये इसका फार्मूला लगा लेंगे डी मॉर्गन लॉ से, फिर इसका फार्मूला ये बन जाएगा, इसका आपका ये बन जाएगा, और फिर आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपके 29 के जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके क्या हो गए, सॉल्व हो गए, ठीक है। 28 29 ओके।